बीएड प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे कि आपके तृतीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन पर्यावरण शिक्षा एवं स्वच्छता में हमारी आम की चर्चा कक्षा कक्ष प्रबंधन की हो रही थी। आज हम आपको उसी चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है क्लासरूम के घटक, यानी कक्षा कक्ष के घटक। इसमें ये देखना है कि हमारी क्लासरूम के कितने घटक होते हैं। जैसा आप इसमें देखेंगे तो पहला घटक अध्यापक होता है, दूसरा छात्र होता है और तीसरा जो होता है मध्यस्थ चर होता है। मध्यस्थ चर। अब जैसे इसमें जो अध्यापक है ये स्वतंत्र है, अध्यापक जो होता है वो स्वतंत्र है। छात्र जो होगा वह आश्रित होगा और जो मध्यस्थ चर है ये इन दोनों के बीच में, क्योंकि क्लास की क्रियाओं का प्रबंधन करने में ये जो हमने घटक की चर्चा की इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जो प्रबंधन में ये तीनों के बड़े महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। और सबसे पहले आइए हमारी आज की चर्चा शिक्षक की होती है। क्लासरूम में अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण चर के रूप में इसकी गणना होती है। यही शिक्षक कक्षा के अधिकांश क्रियाओं का प्रबंधन भी करता है और नियंत्रण भी करता है। वह कक्षा में यानी क्लासरूम में अधिगम संरचनाएं उत्पन्न करके छात्र अधिगम को सुविधापूर्ण बनाने के लिए अपनी शिक्षण की क्रियाओं को व्यवस्थित करता है। वह अपने कक्षा में छात्रों को प्रेरित करता है और अपने क्लास के बच्चों को सीखने के लिए एक वातावरण तैयार करता है। अब बात आती है छात्र की, तो क्योंकि छात्र जो है ये आश्रित चर है। आश्रित चर में कुल ध्यान देंगे तो क्योंकि आश्रित जो चर होगा उसका उद्देश्य ये है कि इनको अधिगम को हमें सुविधापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि ये शिक्षक पर आश्रित है छात्र, तो सबसे पहली बात ये आती है कि अधिगम करने के लिए, जैसे देखें अध्यापन में और सीखने वाले छात्र में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर रटने की प्रवृत्ति बहुत होती है। तो शिक्षण की स्मृति के आधार पर इतना व्यवस्थित हो, उनके रटने का अधिगम न हो, यानी किसी भी तथ्य को बहुत रटे ना, बल्कि उनमें बोध स्तर से शिक्षण को हमें इस स्तर पर उनको सक्रिय करें कि उनके अंदर एक समझ आ जाए, यानी उसको रटना ना पड़े। तो क्योंकि जब व्याख्यान दिया जाता है तो छात्र उसको आत्मसात करता है और आत्मसात करने के लिए वह उसका चिंतन और मनन करता है। जैसे जिस बिंदु की चर्चा परिचर्चा हो जाती है तो क्लास ओवर होने के बाद उसकी पुनरावृत्ति कर लेना चाहिए, उसका चिंतन मनन कर लेना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो हमारी
जो अधिगम का जो स्तर होगा वो अच्छा होगा, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं। जैसे आता है मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर में अध्यापक और छात्र इन दोनों के मध्य अंतर क्रिया प्रभावित होती हैं। जैसे क्लासरूम में मध्यस्थ चर की कुल लगभग 8-9 तरह की विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले होता है विषय वस्तु। अब जैसे विषय वस्तु, अब विषय वस्तु किसे कहते हैं? जैसे शब्द हुआ, प्रत्यय हुआ, तथ्य हुए, सिद्धांत हुए, नियम हुए, शाब्दिक भाषा हुआ, सृजनात्मकता इत्यादि, ये सब शामिल किसमें होते हैं? विषय वस्तु में होते हैं। दूसरा आता है शिक्षण के उद्देश्य, जिनमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक उद्देश्य इसके इन यानी अध्यापक और छात्र के मध्य होते हैं। जैसे शिक्षण की विधियां आती हैं तो अध्यापक केंद्रित शिक्षण और छात्र केंद्रित शिक्षण। शिक्षण की सूक्तियां हैं, शिक्षण की प्रविधियां हैं, श्रम दृश्य सहायक सामग्री हैं, शिक्षण कौशल और सामाजिक कौशल होते हैं, संप्रेषण योग्यता और कौशल होते हैं, शिक्षण की तमाम सहायक युक्तियां होती हैं जो अध्यापक और शिक्षक इन दोनों के बीच क्रियाएं होती हैं। इसी को हम आप क्या कहते हैं? कक्षा कक्ष के घटक कहते हैं। अब इसमें अगली चर्चा हम आपसे करते हैं कि क्लासरूम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब क्लासरूम को यानी कक्ष को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें कई कारक होते हैं। जैसे आप देखेंगे शिक्षण की रीतियां, शिक्षण की रीतियां। अब जैसे शिक्षण की रीतियां किसे कहते हैं? क्लासरूम की क्रियाओं का अनुबंधन से लेकर के प्रतिपादन तक सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन करने के लिए थॉमस ग्रीन ने शिक्षण की 4 रीतियां बताई। किसने? थॉमस ग्रीन ने 4 रीतियां। अब 4 रीतियां कौन कौन सी हैं? अब 4 रीतियों में पहली रीति आती है अनुबंध। या अनुबंधन भी कहते हैं। जैसे दूसरा आता है प्रशिक्षण, तीसरा आता है अनुदेशन और चौथा आता है प्रतिपादन। यानी शिक्षण की रीतियों को थॉमस ग्रीन ने 4 रीतियां बताई हैं। कौन कौन? अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रतिपादन। अब जैसे शिक्षण की अनुबंधन और प्रशिक्षण रीतियों का उपयोग छात्रों की जैसे आदतें, कौशल और आचरण को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र को प्रशिक्षण योग्य कहते हैं, क्योंकि शिक्षण की अनुदेशन और प्रतिपादन रीतियों का उद्देश्य छात्रों में जैसे ज्ञान है, भावना है, विश्वास है, अभिवृत्तियां हैं और मूल्यों को विकसित करने के लिए किया जाता है। इस सतत प्रक्रिया में कक्षा की प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने में अधिकतम विभिन्नताएं रहती हैं। शिक्षण की प्रत्येक रीति में कक्षा का अलग अलग प्रबंधन होता है। दूसरी चीज आती है जैसे शिक्षण की परिस्थितियां। रॉबर्ट गैनेके ने लिखा कि उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से लेकर के समस्या समाधान स्थिति तक सतत प्रक्रिया के रूप में अधिगम या अधिगम की संरचनाओं की 8 परिस्थितियां दी हैं,
जो कक्षा की क्रियाओं को प्रबंधन करने के लिए मूलभूत रूप से उनका प्रयोग होता है। इनमें से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां या संरचनाएं उत्पन्न करने के लिए कक्षा कक्ष की क्रियाओं में जैसे उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इनकी संरचना किस तरह से निर्धारित की जाए, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा शिक्षण की व्यवस्था, अब जैसे शिक्षण की जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में शिक्षण की व्यवस्था, अब जैसे शिक्षण की व्यवस्था जब आप देखेंगे तो इसमें पहला आता है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, दूसरा आता है बोध स्तर, बोध स्तर, तीसरा आता है इसमें चिंतन स्तर, चिंतन स्तर। अब बात आती है कि स्मृति, बोध और चिंतन, इन तीनों स्तर में स्मृति स्तर का शिक्षण यानी इस स्तर का जो चिंतन है वो कैसा है, अत्यंत आवश्यक है। यह विचारहीन शिक्षण के से लेकर सर्वाधिक विचारपूर्ण शिक्षण तक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण की व्यवस्था कक्षा के प्रबंधन में 3 स्वरूपों में बढ़ जाती है, क्योंकि हर्बर्ट ने स्मृति पर विशेष बल दिया। किसने? हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने किस पर दिया? स्मृति पर दिया। मॉरिसन का विश्वास था कि कक्षा के वातावरण से संप्रत्यय या जिसको स्वामित्व कहते हैं की स्थिति प्राप्त होती है। एक विद्वान थे जिनका नाम हंट का शिक्षण प्रतिमान समस्या समाधान के लिए अधिक उपयोग है, अर्थात क्लास की क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण या कारक निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अब इसमें आती है बात विद्यालय के विषय। विद्यालय के विषय में कक्षा में के विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। कक्षागत क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक विषय का अपना अलग अलग ढंग होता है। कक्षा प्रबंधन शिक्षण विषय पर निर्भर करता है। विज्ञान के विषयों को यदि पढ़ाना हो तो उसमें प्रदर्शन और प्रयोग, इन दोनों की क्रियाओं का अधिकतम प्रयोग होता है। जानना, करना, सिखाना, इस तरह की तमाम ऐसी स्थितियां आएंगी जिनमें उनका अलग अलग हो, क्योंकि जैसे शब्द हुए, संप्रत्यय हुए, तथ्य हुए, सिद्धांत हुए, नियम हुए, सामान्यीकरण, मतलब इस तरह की जितनी भी क्रियाएं हैं इन सब का प्रयोग होगा। जैसे अभिप्रेरणा का प्रयोग आता है। अभिप्रेरणा के प्रकार में कक्षा प्रबंधन की संरचना निर्धारित होती है। कक्षा अभिप्रेरणा की प्रविधियों को 2 प्रकार की होती हैं। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है बाहरी अभिप्रेरणा। अब कक्षा के उच्चतर प्रबंधन के लिए आकांक्षा का जो स्तर वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कक्षागत क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए हमें निरंतरता होनी चाहिए। जैसे अनुशासन के प्रकार होते हैं। अनुशासन 2 प्रकार के होते हैं। एक व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान आप मान लीजिए, एक आकस्मिक प्रतिमान मान लीजिए। व्यवहार परिवर्तन वांछनीय व्यवहार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को हम पुनर्बलन प्रदान करने हेतु योजनाबद्ध एक रीति। आकस्मिक प्रतिमान में आता है अनुशासन के अकस्मात प्रकट होने वाले प्रतिमान, जैसे समूह गतिशील प्रतिमान होता है, व्यक्तिगत सामाजिक विकास प्रतिमान होता है, मनोगतिशील प्रतिमान होता है। ये जो क्लास के उच्चतम प्रतिमान माने गए हैं। और इसमें लास्ट में आता है कि कक्षा के प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो अध्यापक को एक अध्यापक की तरह दिखना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए,
उसे अपने छात्रों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात अपने छात्रों की रुचि, रुझान, योग्यता, उपलब्धि एवं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में एक शिक्षक जिस क्लास के बच्चों को पढ़ाता है उसकी सम्यक जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप क्लासरूम में देखें तो एज ए नेतृत्व के रूप में जब आप देखेंगे तो वह अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारियों, अपने कार्यों और उसे अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन हुआ, संगठन हुआ, पर्यवेक्षण हुआ, निर्देशन हुआ, समन्वय हुआ और नियंत्रण, ये अध्यापक के महत्वपूर्ण कार्य हैं, क्योंकि अध्यापक को अपनी कक्षा में शैक्षिक नेतृत्व करना अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे एक शिक्षक को फिलॉसफर भी होना चाहिए, अध्यापक को विषय वस्तु की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, वह अपने विषय में स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए, उसे अपने विषय में की नवीन खोजों और अपने विषय को बहुत सरल और सहज रूप से वह बच्चों के समक्ष प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अध्यापक को अपने छात्रों की अधिगम, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। कमजोर छात्रों के लिए हमें उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और एक शिक्षक को अनुसंधान की सहायता से हम अपनी कक्षा के प्रबंधन में समस्याओं के समाधान करने के लिए, यानी अध्यापक में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करके कक्षा का वातावरण इतना अच्छा होना चाहिए कि जिसमें उसकी योग्यता का प्रदर्शन होना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक को कक्षा कक्ष प्रबंधन में विभिन्न भूमिकाएं निभानी होती हैं। अध्यापक का समर्पण, विषय वस्तु पर स्वामित्व, शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग कक्षा में विषय की श्रेष्ठता लाता है। कक्षा की क्रियाओं का प्रबंधन करने में अध्यापक शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन का महत्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आज आपका कक्षा कक्ष प्रबंधन का ये चैप्टर पूर्ण हुआ।